नमस्कार, आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग सर्कुलर मोशन को फिर से पढ़ने जा रहे हैं ताकि हम लोग कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स और कुछ सिंपल कंसेप्ट्स दोनों को हम लोग समझ सकें। तो हम लोगों ने जो पिछले क्लास में देखा था सर्कुलर मोशन के अंतर्गत में, वो ये था कि सर्कुलर मोशन तब एग्जिस्ट करता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी और उसके पोजीशन वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ है और यहाँ पर किसी पॉइंट को देख रहा है और वो पॉइंट इस तरह की वेलोसिटी से चल रहा है, तो इस पार्टिकल के लिए इस ऑब्जर्वर के हिसाब से सर्कुलर मोशन काउंट किया जाएगा। लेकिन इसी पार्टिकल के लिए इस ऑब्जर्वर के लिए, एक ऑब्जर्वर अगर यहां बैठा है तो ये ऑब्जर्वर उसका लीनियर मोशन देखेगा। तो ध्यान दीजिए कि एक ही पार्टिकल के एट ए टाइम दो ऑब्जर्वर दो अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो हम लोग वो वाली बात के बारे में डिस्कस अब नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये पार्टिकल इस ऑब्जर्वर के लिए सर्कुलर मोशन में है तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहां पे डिफाइन की थी। हम लोगों ने डिफाइन किया था कि पार्टिकल का टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट st में जब r से डिवाइड करेंगे तो आपको इसका एंगल ट्रेवल्ड मिलेगा। उसी तरह से हम लोगों ने वेलोसिटी टेंजेंशियल बाई आर किया था तो ओमेगा मिला था। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल बाई आर करते हैं तो आपको मिलता है अल्फा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीनों एंगुलर क्वांटिटीज थी जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, और साथ ही साथ ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं। ओमेगा का मतलब है डी थीटा बाई डी टी और अल्फा का मतलब है डी ओमेगा बाई डी टी। साथ ही साथ हम लोगों ने ओमेगा और अल्फा के डायरेक्शन किधर की ओर होंगे इस पर भी बात की थी हम लोगों ने। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट है सर्कुलर मोशन का वो देखा था। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं। एक सर्कुलर मोशन जब बॉडी करती है तो उसका पार्टिकल का जो पोजीशन होता है वो वेक्टर आर होता है बाहर की ओर। ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड रेडियस के बराबर होता है और उसका डायरेक्शन वेक्टर बाहर की ओर होता है, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे करके होता है। और इसके साथ जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इधर की ओर होती है, टेंजेंशियल होती है। आप देख सकते हैं वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा आर के बराबर होता है, जो यहां पे आप देख भी पा रहे हो, vt इक्वल टू ओमेगा आर। वेलोसिटी ओमेगा आर होती है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो टेंजेंशियल ओमेगा आर और डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है। रही बात एक्सेलरेशन की, तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक ए आर और एक ए टी। ए आर जो होता है वो vt स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है या ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। इसी को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इधर की ओर जो at है उसका सीधा फॉर्मूला dvt बाई dt होता है। ये स्पीड का डिफरेंशियल होता है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये वही सिंपल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है। और साथ ही साथ आपने ये भी सीखा था कि at और ar को जोड़ेंगे तो टोटल एक्सेलरेशन मिलता है सर्कुलर मोशन में। हम लोगों ने ये भी तय किया था कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, कांस्टेंट स्पीड जिसमें होती है, उसमें ये पार्ट जो चूंकि कांस्टेंट स्पीड है इसलिए ये चीज जीरो होती है और at जीरो होता है और इसलिए सिर्फ ar बचता है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर नेट एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक एक्सेलरेशन सेंटर की ओर है, एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है, दोनों को जोड़ के आपको निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। और तब इसके बाद यहां पे फिर बाद में हम लोगों ने तय किया था कि अगर एक्सेलरेशन अंदर की ओर है, अब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर एक्सेलरेशन सर्कुलर जो एक्सेलरेशन है इधर की ओर उसका फॉर्मूला अगर v स्क्वायर बाई आर कह दे तो इसका मतलब निश्चित रूप से F नेट ऑन दिस बॉडी इज इनवर्ड। तो ये जो F नेट है इसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी हम लोगों ने सीखा था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं इन कंसेप्ट्स पे। आज का क्लास इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर में बेस्ड होगा। मैंने आपसे पहले ही वादा किया है, मैं कोई भी चीज छोड़ने नहीं जा रहा। इसलिए अगर मुझे लगता है कि मुझे एक क्लास या एक वीडियो बनाना पड़ेगा सिंपल न्यूमेरिकल्स के ऊपर में, तो मैं पीछे नहीं हटता, और आज का क्लास उन्हीं छोटी छोटी चीजों को जमा करने के लिए होगा। तो ध्यान दीजिए और इन चीजों को आप उपयोग कीजिए। जो मेरा पर्पस है इन वीडियोस को बनाने का वो पूरा होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक सिंपल न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि वो कंसेप्ट्स क्लियर हो सके पीछे वाले। मान लीजिए यहां पर एक बॉडी ए है और यहां पर एक बॉडी बी है, दोनों के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है। बी इस तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, जो कि ये 30 डिग्री है, और बॉडी ए ये नॉर्मल डायरेक्शन में
20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी 2 मीटर है और इस लाइन से 30 डिग्री पे वो जा रहा है, इससे 90 डिग्री पे ये जा रहा है। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी सीन फ्रॉम ए, मतलब ए से देखने पे बी का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। ओह, मैंने तो एंगुलर वेलोसिटी पूछ दिया, इसका मतलब आप सिर्फ टेंजेंशियल मोशन पे ध्यान देंगे। इस ए बी को देखिए, अब सारी वेलोसिटीज को अगर हम ब्रेक करें तो बी का मोशन आता है 10 cos 30 और यहां आता है 10 sin 30 और ये तो पूरा पूरा टेंजेंशियल है। तो अगर हम ए बी को फिर से बनाएं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो बी का ये मोशन है इधर की ओर 5 मीटर पर सेकंड 10 sin 30 और ये वाला है 20 मीटर पर सेकंड। उस वाले से कोई मतलब नहीं है, मैंने एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, इसलिए सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए। अब आपको बोला गया है कि सीन फ्रॉम ए, यानी ए ऑब्जर्वर बना दीजिए। ए को ऑब्जर्वर बनाते ही ये 20 खत्म हो जाएगा और ये 20 उलट के इसमें जुड़ जाएगा। ऑब्जर्वर के बारे में मैंने आपको पहले बताया क्या करना चाहिए। तो अगर इसको देखा जाए तो ए अब रेस्ट में है और ये 5 है, 20 है, यानी कुल मिलाकर के बी का जो मोशन है वो 15 मीटर पर सेकेंड उधर की ओर है। 20 इधर था, 5 इधर था, मैंने 15 कर दिया, यहां पे 2 मीटर दिया हुआ है। अब देख लीजिए ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है, इसलिए ए का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो होगा 15/2 रेडियन पर सेकेंड विथ एच सीन बाई ए, और ये किधर की ओर होगा आप ठीक से देख सकते हैं। ऐसे करके मैंने आपको बोला था अंगूठा उसको घुमाएंगे अंगुलियों को, ये एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की ओर है, बाहर की ओर, अप की ओर, मेरी ओर। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल देखने से पता चला कि सिर्फ लीनियर वेलोसिटी भी दी रहेगी तो आप किस तरह से एंगुलर वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। और अगर यहां पे एक्सेलरेशन दिया रहता या अगर ये टाइम डिपेंडेंस दिया रहता तो हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते थे। अब चलिए अब हम लोग आगे आते हैं और उन चीजों पे जरा गौर करें जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमें बताती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें एकदम कान खोल करके सुन लीजिए। मैंने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते हुए देखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। ध्यान दीजिए कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में चलती है तो उसके 2 एक्सेलरेशन होते हैं। टेंजेंशियल को छोड़ दीजिए, सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन होता है, उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कोई तो फोर्स देता होगा, जो भी फोर्स या जो फोर्स कॉम्बिनेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। हो सकता है कि 4-5 फोर्स मिल करके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देते हो, तो वो सभी 4-5 फोर्स मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स बनते हैं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स का डिफिनीशन अगर कोई कहेगा तो याद रखिएगा, इट्स नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। इट्स अ रिक्वायर्ड फोर्स, ये जरूरी है, इतना फोर्स आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि जब बॉडी गोल घूमेगी तो वो एक्सेलरेटेड होगी, उतना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो ये फोर्स के कॉम्बिनेशंस उतना एक्सेलरेशन देते हैं। अगर ये फोर्सेस नहीं रहेंगे तो वो एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, बॉडी सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। आइए अब हम लोग सवाल देखते हैं कि कौन हो सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, टेंशन हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, कोई भी फोर्स या कोई भी अन्य फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकता है। तो आइए हम लोग जरा देखें, इन्हीं एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इन चीजों के साथ इंटरेस्टिंग डिस्कशंस कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम टेंशन पे बात करते हैं। गौर कीजिएगा, और इस सवालों को बनाने के दौरान, इन चीजों को सीखने के दौरान आपको एक आइडिया भी लगेगा कि हमें जो सर्कुलर मोशन है उसको किस तरह से ट्रीट करना है। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी चल रही है, ये बॉडी है, ये मास m है, ये चुपचाप रखा हुआ है। अगर ये ऐसा है तो क्वेश्चन है व्हाट इज द टेंशन। बहुत आसान है, T है, mg है, T इक्वल टू mg, बहुत आसान। ध्यान दीजिए, अगर कोई कहता है कि ये अगर T है और ये mg है, सॉरी, अगर ये पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। T है, ये mg है, आप लिखेंगे T माइनस mg इक्वल टू ma, T इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए, महा सिंपल।
लेकिन मैं इसी को कहता हूं कि अगर ये t है, अगर ये बॉडी v स्पीड से चल रही है l रेडियस के पाथ, अब ये गोल घूम रही है, ध्यान दीजिएगा, अब ये बॉडी गोल घूम रही है, तब टेंशन कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब गड़बड़ हो चुका है, आप श्योर हैं कि ये बॉडी सर्कुलर मोशन में है, कितने की वेलोसिटी है v, कितने का रेडियस है l, तो जब ये सर्कुलर मोशन में है तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अब इसका एक्सेलरेशन हो गया v²/l अंदर की ओर। ये चीज मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपको पता चले कि बॉडी सर्कुलर मोशन में है, जैसे ही आपको वेलोसिटी नजर आई, सर्कुलर मोशन में घूमती नजर आई बॉडी, तुरंत उसमें सेंटर की ओर एक्सेलरेशन डाल दीजिए v²/l। अब भरिए इसमें, ये रहा t, ये रहा mg, और आप फॉर्मूला लिखेंगे t माइनस mg इज इक्वल टू mv²/l। इसलिए t का फॉर्मूला होगा mv²/l प्लस mg। आप ठीक से देख लीजिए, जैसे जैसे ये वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे टेंशन का वैल्यू बढ़ेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा इसमें कोई कि व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कहेंगे या तो ये t माइनस mg, यानी आपने समझ लिया ना, अंदर के फोर्सेस माइनस बाहर के फोर्सेस मिल के सेंट्रीपिटल बनते हैं, या सिर्फ mv²/l बोल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछता है, मैंने कई बार देखा है सीनियर बच्चे नहीं बता पाते हैं कि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, या तो आप चुपचाप mv²/l बोल दीजिए, नहीं तो आप अंदर के फोर्सेस माइनस बाहर के फोर्सेस करके नेट फोर्स बताइए, जो कि जरूर से जरूर अंदर की ओर होगा। तो t माइनस mg इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लीजिए यही जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से है और ये ऑब्जेक्ट जो है v स्पीड से जा रही है, मान लीजिए थीटा पे। तो अब बताइए कि अब क्या इक्वेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब v स्पीड से जा रही है तो निश्चित रूप से सर्कुलर मोशन में ऐसे करके इसका सेंटर यहां है, तो इसका फिर से एक्सेलरेशन होगा v²/l। अब यहां पे फोर्सेस लिखिए t mg, लेकिन ये तो mg गड़बड़ हो चुका है, इसलिए mg के दो कंपोनेंट तोड़ दीजिए। ये हो गया आपका mg cos थीटा और इधर आपका कंपोनेंट आ गया mg sin थीटा। अब ठीक से देखिएगा, t माइनस mg cos थीटा, t माइनस mg cos थीटा इज ma, t माइनस mg cos थीटा इज ma। अब रही बात एक mg sin थीटा की, ये mg sin थीटा तो टेंजेंशियल फोर्स है, ये तो टेंजेंशियल हो गया, इसलिए निश्चित रूप से mg sin थीटा एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देता है और वो होगा mmat, यानी इस बॉडी के अंदर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। तो इस बॉडी के अंदर दो एक्सेलरेशन है, इससे साफ पता चला कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और आप देख लीजिए इस बात को कि आपकी वेलोसिटी उधर की ओर है परंतु एक्सेलरेशन पीछे की ओर है, और इसलिए निश्चित रूप से ये बॉडी थोड़ी दूर जाके ऊपर में रुक जाएगी। इस डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे हम लोग वर्क एनर्जी पढ़ते समय वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। अभी मेरा पर्पस ये नहीं है कि इसको डिटेल में डिस्कस करें, अभी हम लोग सिर्फ इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं। आइए हम लोग एक और सवाल लेते हैं। भी को तो आपने देखा कि भी को कैसे ट्रीट करते हैं। अब हम लोग चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। ये बॉडी रही, यहाँ पे मान लीजिए 2 किलोग्राम की बॉडी है, ये 4 किलोग्राम की बॉडी है, और ये पूरा सिस्टम ओमेगा इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है। क्वेश्चन है कि आप इन दोनों धागों में टेंशन बताइए, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, सबका ओमेगा है 4 रेडियन पर सेकंड। ध्यान दीजिए ओमेगा सेम है, भी नहीं, क्योंकि भी का फॉर्मूला होता है ओमेगा आर। तो इसका जो वेलोसिटी होगी वो होगी 4 गुने 2। इसको कुछ ले लीजिए, जैसे 1 मीटर ये भी ले लीजिए, 1 मीटर ये भी ले लीजिए, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा इंटू आर, यानी 4 मीटर पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर यानी कि 2, 4 गुने 2 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। इसलिए जब कोई बॉडी गोल घूमती है ओमेगा के एंगुलर स्पीड से, तो ध्यान दीजिएगा कि भले एंगुलर स्पीड सबकी सेम है लेकिन लीनियर स्पीड अलग है। लीनियर स्पीड जैसे जैसे आप बाहर की ओर जाते हैं, सेंटर से बाहर की ओर, तो आर बढ़ता जाता है और इसलिए लीनियर स्पीड बढ़ती जाती है। आप अगर पंखे को घूमता हुआ देखते हैं तो पंखे के जो सेंटर के आसपास जो पॉइंट्स हैं उनका आर का वैल्यू कम है, इसलिए उनकी लीनियर वेलोसिटी कम है। लेकिन पंखे का जो एंड पॉइंट है, एज है, जो ब्लेड होता है, उसका जो बाहरी छोर है, उसके लिए आर का वैल्यू बहुत है और इसलिए उसका भी का वैल्यू ज्यादा है। परंतु ओमेगा सबका सेम है। ये पूरे का पूरा पंखा एक साथ एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए ओमेगा सबका सेम है परंतु लीनियर वेलोसिटी सबकी सेम नहीं है। तो आइए इस पे देखते हैं हम लोग, और जो आपने सीखा है तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि आप टी दे दीजिए। टी ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T2, ये रहा 40, ये रहा 20,
और देखिए आपको हमने तो दे दिया ये सारे फोर्सेस, लेकिन अंदर की ओर दोनों का एक्सेलरेशन है, ध्यान दीजिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा दिया हुआ है तो इसका एक्सेलरेशन होगा अंदर की ओर ओमेगा स्क्वायर आर यानी कि 1, ये रहा आपका एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर आर यानी कि इसका होगा 2। ये 2 मीटर का रेडियस है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग जरा सा। इसको लिखेंगे T1 माइनस T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा दिया हुआ है, और इसको लिखेंगे T2 माइनस 40 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर, आर का वैल्यू 2 लिखेंगे। अब आप देख लीजिए ओमेगा तो दिया हुआ है, सिर्फ T1 T2 दो चीजें निकालनी है, यू कैन फाइंड आउट। तो इस तरह से हम लोग चीजों को बनाते हैं। आइए हम लोग एक सवाल और बनाते हैं, तेजी से सवालों को चेंज करते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को डिस्कस कर सकें। और देखिए एकदम आसान है, मैंने ये इसको यहाँ पे रख छोड़ा है, हम लोग उतने सारे फोर्सेस के ऊपर छोटे छोटे डिस्कशंस करेंगे। एक सवाल और यहाँ पे लेते हैं। ये एक लंबी सी रॉड है, इसमें एक धागा बंधा हुआ है, ये 4 मीटर का धागा है, ये 3 मीटर का धागा है और ये 5 मीटर है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो 10 किलोग्राम की है, ये लटकी हुई है। इस धागे से और इस धागे से बंधी हुई ऑब्जेक्ट ओमेगा इक्वल टू कोई वैल्यू ले लीजिए, ओमेगा का वैल्यू उस ओमेगा से घूम रही है। सबसे पहले आइए उसका हम लोग ये पता करें कि किस प्रकार से हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां रहेगा T1, यहां रहेगा T2, जाहिर है कि इधर भी रहेगा, यहां पे mg नीचे की ओर रहेगा 100। ध्यान दीजिए कि यहां पे अगर θ1 हो और यहां θ2 हो, जो कि आप निकाल सकते हैं, θ1 θ2 आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप T1 को 2 टुकड़े तोड़ेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये θ1 होगा, लिखेंगे T1 cos θ1, यहां लिखेंगे T1 sin θ1, और T2 को भी ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे T2 cos θ2 और इधर लिखेंगे T2 sin θ2। तो ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि ये बॉडी गोल घूम रही है, इसलिए इस बॉडी का एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा ओमेगा स्क्वायर आर, ये आर रेडियस है, जो भी वैल्यू दिया हुआ। कैसे इक्वेशन लिखेंगे? इक्वेशन लिखेंगे T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2 इज इक्वल टू m a ओमेगा स्क्वायर आर, और उधर हम जान रहे हैं कि ऊपर नहीं जा रही बॉडी, इसलिए लिखेंगे T1 cos θ1 इक्वल टू T2 cos θ2 प्लस 100। जैसे ही आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, आपका जो भी इक्वेशंस बनेंगे वो आप निकाल सकेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी, आप उसी समय सारे फोर्सेस को सेंटर की ओर और टेंजेंशियल रिजोल्व कर दें। सेंटर की ओर वाले जो फोर्स हैं सभी मिला के होंगे m इंटू ए का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर या v स्क्वायर बाई आर कर दीजिएगा, सवाल बन जाएगा। तो जनरली हम लोगों ने यही सीखा है कि सारे फोर्सेस को अभी तक जो हमने सीखा है उसको हम लिख देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को धीरे धीरे अनुभव होता चला जाता है कि रिजोल्व ऑल फोर्सेस, रिजोल्व फोर्सेस इन रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन। और रेडियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आपको पहले से मालूम होता है क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन में है, और आप इसको फटाक से इक्वेशन लिख सकते हैं। जनरली रेडियल से काम हो जाता है, टेंजेंशियल में जनरली चीजें बैलेंस में होती है, नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं तो टेंजेंशियल वाले में भी लिखिएगा, नया एक्सेलरेशन एज्यूम कर लीजिएगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं। हम लोगों ने टेंशन वाली बात पढ़ ली है, इसमें कोई इशू नहीं है। एक और सवाल बना लेते हैं। आइए इस सिस्टम को कहते हैं, अगर एक पेंडुलम मैं ले लेता हूं L लेंथ का और एक थीटा ले लेता हूं, उसको गोल घूमने को कहता हूं, गोल घूमने को कहता हूं, तो हम लोग इसको कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। आइए कोनिकल पेंडुलम को डिस्कस करते हैं। कुछ भी डिस्कस क्या करना, बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए कि ये जो गोल घूम रहा है इसका सेंटर किधर है। इसका सेंटर इधर, ध्यान दीजिएगा, ये इसके सेंटर पे नहीं घूम रहा। जो अभी तक मैंने टेंशन के सवाल बनाए, जो मैंने मिटा दिए, वो सभी जगहों पे सेंटर यहां था, इसलिए सारे फोर्सेस को मैंने इधर की ओर रिजोल्व किया था।
लेकिन इस मामले में ये जो मास है वो इसके चारों ओर नहीं घूम रहा, वो इसके चारों ओर घूम रहा है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर जाएगा। मान लीजिए कि ये घूम रहा है, कुछ स्पीड इसकी ले ले गोल घूमने की, चलिए भी ले लेते हैं, भी अगर ले लेते हैं टेंजेंशियली घूमने की, तो इसका सेंटर की ओर एक्सेलरेशन होगा v²/r। क्लियर? चलिए अब सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन होगा कि आप रिजोल्व करें T mg, और तो कोई फोर्स नहीं दिखता। इन सारे फोर्सेस को देखिए, अगर यहां सेंटर होता तो मैं mg cos थीटा करता और लिखता कि T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू ma, लेकिन यहां सेंटर इधर है, इसलिए मैं mg को छोड़ दूंगा, T को ब्रेक कर दूंगा। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा रहेगा, लिखेंगे T cos थीटा और T sin थीटा। अब देखिए ये पार्ट तो बैलेंस है ना, क्योंकि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सो हम लोग लिख सकते हैं T cos थीटा इक्वल टू mg। लेकिन ये जो T sin थीटा है वो तो सेंटर की ओर है, तो सेंटर की ओर जो फोर्स है T sin थीटा इक्वल टू ma। ए कितना है सेंटर की ओर? v²/r, m v²/r। r कितना है भैया? r का वैल्यू मालूम है आपको, ये l है, ये थीटा है, तो ये l cos थीटा है और ये l sin थीटा है। इसलिए r के बदले हम लोग क्या लिख देते हैं? L sin थीटा। अब देख सकते हैं, इसको आप ब्रेक कर दीजिए, काट दीजिए, पीट दीजिए, जो करना है कर दीजिए। इसको अगर इससे ब्रेक कर ले तो हमको मिलेगा tan थीटा बराबर mv²/L sin थीटा डिवाइडेड mg। आप यहां से m काट सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू आया v²/g L sin थीटा। tan थीटा का वैल्यू ये मिल गया, v का वैल्यू मिल गया। अगर आप चाहें तो v के वैल्यू को इसमें पुट करके t का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी चाहे आप यहां पे कर सकते हैं। ये कोनिकल पेंडुलम का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होगा। कोनिकल पेंडुलम के बारे में एक बार फिर से पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर्स के अंदर में, क्योंकि अभी खत्म नहीं हो रहा। अब हम लोगों ने टेंशन के बारे में पर्याप्त पढ़ा है कि भाई टेंशन क्या चीज है और टेंशन को किस तरह सर्कुलर मोशन में अप्लाई किया जा रहा है, वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आ जाइए जरा नॉर्मल पे बात कर लेते हैं। कभी कभी नॉर्मल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि नॉर्मल भी सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी अगर यहाँ पे भी वेलोसिटी से चल रही हो, मास m की बॉडी, तो जरा बताइए तो इसका नॉर्मल वगैरह क्या है? बहुत सिंपल है, तो n है, mg है, और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे तो चल रही है, तो क्या करना है फिर? वेलोसिटी v है, तो एक्सेलरेशन तो नहीं है, ना इधर है ना उधर है, कुछ भी नहीं बता रहा हूं मैं, इसलिए यहां पे n का वैल्यू आप mg लिख देंगे। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है ही नहीं इधर कहीं। लेकिन अगर बॉडी ऐसे हो, ये वैली है, ढलान है, कुछ ऐसा सड़क बनी हुई है जिसके आप नीचे से निकल रहे हैं, मान लीजिए आपकी बॉडी यहां है और ये वेलोसिटी v से जा रही है। अब नॉर्मल लिखें, मान लीजिए पाथ का रेडियस r है। अब बोलिए, आप एक गड्ढे में जा रहे हैं, आप बाइक लेके गड्ढे में ऐसे करके नीचे ऊपर की ओर जा रहे हैं। आप ठीक से देख लीजिए, अब ये बॉडी सर्कुलर मोशन में है, हालांकि v स्पीड है, परंतु ये इसके क्रॉस सर्कुलर मोशन में जा रही है, इसलिए अब ध्यान देना पड़ेगा हमें। अब सेंटर की ओर एक्सेलरेशन हो चुका है n और mg, और सेंटर की ओर एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे? v²/r। ठीक से देख लीजिए, सेंटर यहां है, इस सेंटर के क्रॉस एक्सेलरेशन होगा v²/r, और अब आप फॉर्मूला लिखेंगे n माइनस mg बराबर mv²/r। ठीक से देख लीजिए, इंफॉर्मेशन दोनों में सेम थी, परंतु यहां पे हमें दिख रहा था कि बॉडी सर्कुलर मोशन में है, इसलिए हमने ये एक्सेलरेशन एज्यूम किया। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसलिए वो भी था, यहां पर कोई एक्सेलरेशन हमने एज्यूम नहीं किया। तो n का वैल्यू होगा mg प्लस mv²/r, यानी बॉडी रास्ते को और ज्यादा फोर्स से दबाएगी। तो जब आप एक साइकिल ले करके और नीचे ढलान पे जाते हैं और एकदम नीचे चले जाते हैं, और जब आप वहां से उठने का प्रयास करते हैं, तो आपका वजन, आपके जो एक्चुअल वजन है उससे ज्यादा नॉर्मल होता है। इस जगह पर mg प्लस mv²/r। कभी कभी सवाल आ सकते हैं छोटे मोटे कि भाई v का वैल्यू इतना है तो नॉर्मल बताइए, v का वैल्यू दे दीजिएगा, आप नॉर्मल बता दीजिएगा। इसलिए नॉर्मल, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा नॉर्मल होगा, जितनी स्पीड उतना ही ज्यादा नॉर्मल। इसलिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूले में साफ दिख रहा है नॉर्मल इज मोर देन द वेट। और यही घटना यहां भी हो सकती है।
अगर आप किसी स्पीड ब्रेकर पे या किसी जो वो पुल होता है जो कन्वेक्स टाइप का होता है, उस पुलिया के ऊपर पे चढ़ रहे हैं अपनी बाइक को लेकर के, तो मान लीजिए कि जब आप इस वेलोसिटी v से आप इस जगह पे बढ़ रहे हैं, तो गौर कीजिए, हालांकि आप बढ़ रहे हैं v स्पीड से, लेकिन आप हैं एक्चुअली सर्कुलर मोशन में, क्योंकि आपका मोशन बता रहा है कि आप सर्कुलर मोशन में हैं इस सेंटर के क्रॉस। तब ऐसे में आपको सर्कुलर मोशन को ट्रीट करना पड़ेगा। तो ठीक से देख लीजिए, अगर आप v स्पीड से जा रहे हैं तो आपका mg नीचे काम करेगा, नॉर्मल ऊपर काम करेगा, और नीचे की ओर आपका एक्सेलरेशन होगा v²/r, क्योंकि सेंटर की ओर एक्सेलरेशन होता है। बोलिए आपको क्या बोलना है, क्या इक्वेशन होगा? इक्वेशन होगा mg माइनस n, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, इज इक्वल टू mv²/r। सो n का वैल्यू हुआ mg माइनस mv²/r। ठीक से देख लीजिए, n इज लेस देन mg नाउ। इसलिए जब आप चढ़ते हैं पहाड़ पे और एकदम टॉप पे रहते हैं, तो उस समय हो सकता है कि आपको लगे कि आपका भार खत्म हो गया, आप नॉर्मल फील नहीं कर पाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप हल्का महसूस कर रहे हैं। तो नॉर्मल इक्वल टू mg माइनस mv²/r हम यहाँ पे कह सकते हैं। क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि ये बताइए कि जैसे जैसे यहां वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे नॉर्मल घटेगा। यहां पे साफ दिख रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो नॉर्मल घटेगा। कहता है कितनी वेलोसिटी हो जाएगी कम से कम कि आप यहां पे टच ना हो, टच खत्म हो जाए, कांटेक्ट खत्म हो जाए। कांटेक्ट खत्म होने का माने नॉर्मल का वैल्यू 0 हो जाना। नॉर्मल जब 0 हो जाता है तो कांटेक्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद नॉर्मल निगेटिव कभी नहीं करना है आपको, क्योंकि कांटेक्ट ही खत्म हो चुका है। इसलिए नॉर्मल का कम से कम वैल्यू होगा 0। तो अगर हमें यहां पे कांटेक्ट खत्म करना है, टू लूज कांटेक्ट, कांटेक्ट को अगर हम लूज कर दें तो 0 बराबर होगा mg माइनस mv²/r। तो v का वैल्यू होगा √r(g). ये इस v के वैल्यू पे v इक्वल टू rg रूट पर नॉर्मल 0 हो जाएगा, यानी कांटेक्ट लूज हो जाएगा, यानी आप इस सरफेस को छोड़ चुके हैं। अगर v का वैल्यू √rg से ज्यादा रहा, अगर v का वैल्यू √rg से ज्यादा रहा, तब आप ये कांटेक्ट छोड़ देंगे और आप इस स्थिति में आगे की ओर बढ़ेंगे, कांटेक्ट लूज हो जाएगा। अगर v का वैल्यू √rg रहा तो कांटेक्ट जस्ट लूज होगा, और अगर v का वैल्यू √rg से कम रहा तो आप कांटेक्ट में रहेंगे और नॉर्मल इतना होगा। तो आप इन चीजों को देख लें, कैसे भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल अगर घट रहा है किसी घटना के अंदर, तो क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मल कब 0 होगा। यहां पे आपसे कोई नहीं पूछेगा ये बात, क्योंकि यहां पे नॉर्मल बढ़ रहा है, यहां पे नॉर्मल घट रहा है। इसीलिए यहां पे ये क्वेश्चन नया एग्जिस्ट करता है कि कितनी वेलोसिटी पे ये नॉर्मल जो है 0 हो जाएगा। और मान लीजिए कि ये जो घटना है, ये घटना यहां पे हो रही है, तब क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि ये सर्कुलर, ये इस तरह का बॉडी है, बॉडी यहां पे है आपकी, ये वेलोसिटी v से जा रही है, बॉडी थीटा लोकेशन पर है। ठीक से देखिए, टॉप पे नहीं है, यहां पे मैंने टॉप ले लिया था, टॉप पे नहीं है, थीटा एंगल पे। तब आप जरा बताइए तो नॉर्मल कितना होगा? कोई बात नहीं, ये वेलोसिटी v से जा रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से v²/r एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। बाकी सारे फोर्सेस लिखिए, बाकी फोर्सेस में n ये रहा और mg ये रहा। ये तो टेढ़ा हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि mg के 2 कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे आपको, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर। तो आप तोड़ेंगे तो आएगा mg sin थीटा mg cos थीटा। अब आप लिखेंगे इधर का इक्वेशन, mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv²/r। ठीक से देखिए, दिस माइनस दिस इक्वल टू mv²/r, इसलिए n का वैल्यू आया mg cos थीटा माइनस mv²/r। अगर आपको देखा जाए तो यहां n फिर भी कम है, इसीलिए n लूज होगा फॉर लूजिंग कांटेक्ट। कांटेक्ट अगर लूज करना हो तो आप n को 0 करेंगे, तो mg cos थीटा बराबर mv²/r होगा, तो v² बराबर होगा rg cos थीटा। इसलिए cos थीटा का वैल्यू होगा v²/rg, इसलिए थीटा का वैल्यू होगा cos इनवर्स v²/rg पर कांटेक्ट लूज हो सकता है अगर वेलोसिटी v हो तो। ध्यान दीजिए, वेलोसिटी v होगी तो cos थीटा इक्वल टू v²/rg पे ये बॉडी इसको छोड़ देगी। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि कितनी वेलोसिटी पर कांटेक्ट यहां पे लूज हो जाएगा किसी भी दी गई एंगल पे। तो फिर यहां से भैया ये 0 कर दीजिए, v² बराबर rg cos थीटा
ये रूट आ जाएगा। इस वेलोसिटी पर थीटा लोकेशन पर कांटेक्ट लूज हो जाएगा। तो जैसे सवाल पूछेगा उस तरह से बताइएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितनी वेलोसिटी पे थीटा जगह पे एंगल कांटेक्ट लूज होगा, तो इतने थीटा दिया होगा तो इस वेलोसिटी पे कांटेक्ट लूज होगा। और मान लीजिए कि अब की बार आपको बता रहा है कि भी मालूम है, बताइए कौन से एंगल पे लूज होगा, तो भी मालूम है तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी पे कांटेक्ट लूज हो जाएगा। मतलब चीजें इतनी ही है, यही है इक्वेशन, इसी को आपको डिजाइन करना है और इसी से पता चल जाएगा, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। और एक यहां पे भी बच गया mg sin थीटा। तो mg sin थीटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा है इस लोकेशन पे, इसलिए हम लिखेंगे mg sin थीटा इक्वल टू m@, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा। इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से एक वर्टिकल गोले पर कोई छोटा सा मास अगर फिसलता है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फिसलता है। बात खत्म है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जो भी डिस्कशन है आप उसके हिसाब से करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल जो है, कैसे हम लोग उस नॉर्मल का इस्तेमाल सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करने में कर सकते हैं। अब आप आइए आगे। वेट भी कभी कभी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है, उसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। आइए हम लोग वेट में सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को देखा है, जब कोई प्रोजेक्टाइल ऊपर की ओर जाता है तो उसमें एकमात्र फोर्स जो काम करता है वो होता है वेट। तो मान लीजिए कि हमने एक प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये टॉप पर, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी v से फेंका, थीटा एंगल पे फेंका, ये हो गया v cos थीटा, v sin थीटा। मैंने आपको समझाया है कि जैसे ही आप बॉडी को प्रोजेक्टाइल में फेंकें उसी समय रिजोल्व कर लें, सवाल बोले चाहे नहीं आप रिजोल्व कर लें। तो तुरंत हमने रिजोल्व कर लिया और मेरा क्वेश्चन है कि एट द टॉप व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। ये क्या सवाल हुआ। पहले तो ये पढ़ा है हमने कि ये प्रोजेक्टाइल पैराबोला होता है, लेकिन आप इसको सर्कुलर मोशन कह रहे हैं। इस बात पे गौर कीजिए कि जहां भी कोई चीज टर्न करती है, कहीं भी कोई चीज अगर टर्न करती है तो उस जगह पे एक सर्कुलर मोशन होता है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन किया जा सकता है, वो अलग से डिफाइन होता है। ये प्रोजेक्टाइल भले ही कर्व्ड है, परंतु इस लोकेशन पे गौर कीजिएगा। इस लोकेशन पे देखिए क्या होता है। इस लोकेशन पे बॉडी की वेलोसिटी है v cos थीटा, ये वाली वेलोसिटी, और इस बॉडी का एक वेट लग रहा है mg, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन है नीचे की ओर है g। ठीक से देख लीजिए, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्या ये सर्कुलर मोशन का केस नहीं है? तो अगर ये सर्कुलर मोशन का केस है अभी इस लोकेशन पे, तो यहां पे अगर मान लें कि एक सर्कुलर मोशन थोड़ी देर के लिए बना है, तो उसका रेडियस कैसे निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे लगने वाला फोर्स mg है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ mg। आप ठीक से देख लीजिए, अगर ये v स्पीड से चल रहा है तो आइए इसका कहीं भी सेंटर हो, जहां कहीं भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए रेडियस r है, तो आप लिखेंगे ना, आप देखिए ठीक से, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लग रहा है कि नहीं। वेट नीचे काम कर रहा है, v cos थीटा टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसकी, तो इसका एक्सेलरेशन हुआ इधर सेंटर की ओर v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई r, v स्क्वायर बाई r। तो आप लिखेंगे सीधे सीधे फोर्स mg, सेंटर की ओर यही फोर्स है, इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r cos स्क्वायर थीटा बाई r। r का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, r का वैल्यू आएगा v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g। इतना रेडियस का गोला इस प्रोजेक्टाइल के टॉप पर उस सर्कुलर मोशन का होता है। तो इमेजिन भी हो सकता है जहां भी कोई चीज घूमती है वहां उसका सर्कुलर मोशन होता है, एक खास रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो प्रोजेक्टाइल के टॉप पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये होगा। कभी कभी वो टॉप पे नहीं बोलेंगे, मान लीजिए कभी कभी वो बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। एक और बहुत पॉपुलर सवाल था, इसमें मैं उसको डिपिक्ट कर देता हूं। ये थीटा से मैंने मान लीजिए फेंका, ये v है, तो ये हो गया v cos थीटा और v sin थीटा। मेरा क्वेश्चन है कि एट द लोकेशन
वेयर दिस प्रोजेक्टाइल मेक्स थीटा बाई 2, उस जगह पे, जिस जगह पर थीटा बाई 2 लोकेशन है, थीटा बाई 2 बनता है, उस लोकेशन पे सर्कुलर मोशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। ये मैं कह रहा हूं आपसे। तो टॉप वाला में तो आपने आसानी से कर दिया कि mg एकमात्र फोर्स था। मैं इस लोकेशन पे कह रहा हूं, इस लोकेशन पर कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए, इस लोकेशन पे एकमात्र फोर्स कौन है? mg, और उसकी वेलोसिटी है इधर की ओर। ठीक से देख लीजिए, वेट भी, कभी भी सेंटर जो मिलेगा वो आपको v पे परपेंडिकुलर मिलेगा ना। तो मान लीजिए यहां पे सेंटर ये v है, ये 0 है, इसी के सेंटर के चारों ओर ये घूम रहा है। गौर कीजिए, इमेजिनरी सर्कुलर मोशन ये रहा हमारा। तो ये जो v है उस पर गौर कीजिएगा। पहले तो हमें v का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि v पता ही नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? ठीक से देखिए, v cos थीटा बाई 2 यानी हॉरिजॉन्टल पार्ट तो यही होगा, v डैश कह देते हैं इसको। v डैश cos थीटा बाई 2 वही होगा जो v cos थीटा है, क्योंकि वो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो बदलेगा नहीं। इसलिए v डैश का फॉर्मूला होगा v cos थीटा बाई cos थीटा बाई 2। v डैश का फॉर्मूला हो गया, यानी ये पार्ट मिल गया। तब आप कह सकते हैं कि अब इधर की ओर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दिस बाय r जो भी आता हो। अब आइए, ये तो एक्सेलरेशन मिल गया। अब आइए फोर्स तो देख लें। mg का ये पार्ट कितना होगा? ठीक से देख लीजिए, ये थीटा। तो अगर ये थीटा बाई 2 है, गौर कीजिएगा, यहां पे मैं ध्यान देता हूं, अगर ये थीटा बाई 2 है तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। तो फिर ये फिर से थीटा बाई 2 होगा। क्लियर? तो थीटा बाई 2 के हिसाब से mg का कौन सा कंपोनेंट सेंटर की ओर है? तो mg cos थीटा बाई 2, और इधर की ओर आएगा mg sin थीटा बाई 2। तो आप देख लीजिए कि mg sin थीटा बाई 2 यूजलेस है। mg cos थीटा बाई 2 is the only force which is towards the center. So we can write mg cos theta by 2 is equal to ma v dash square by r. What is v dash square? v square cos square theta by cos square theta by 2 into r. आप m को यहां से काट दीजिए और आप r यहां से निकाल दीजिए। r का वैल्यू होगा v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई cos क्यूब थीटा बाई 2। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहीं बीच में भी आप देखिए कि अभी तक जितने सवाल हम लोगों ने पढ़े हैं सब में एक ही तरीका काम कर रहा है। उसमें वही तरीका है कि आप सेंटर होगा, सेंटर के टेंजेंशियल सर्कुलर मोशन के टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी से आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख लेना है। सारे फोर्सेस को सेंटर की ओर रिजोल्व करना है। सेंटर की ओर वाले कंपोनेंट एम ए होंगे, जहां पर ये आपको ए का वैल्यू v स्क्वायर बाई आर होगा। हर सवाल में एक ही काम हो रहा है और इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा तेजी से आज सवाल बना रहा हूं, ताकि आपको जो एक हेजिटेशन होता है, जो एक इनर्शिया होती है स्टूडेंट की, वो दूर हो जाए। यहां पर मैं आपको तेज बनाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं यहां पर आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बैठा हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप खुद से पढ़ना शुरू करें, खुद से इंटरेस्ट ले लें, खुद से आप सीख लें चीज़ों को। तो हम लोगों ने वेट के भी बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आइए, प्रोजेक्टाइल वाले सवाल से हम लोगों को पता चला कि इवन वेट कैन बी समटाइम्स centripetal force. Now sometimes friction can also be a centripetal force. फ्रिक्शन, आइए फ्रिक्शन कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकती है भैया? ठीक से देखिए, मान लीजिए सड़क है, ये सड़क गोल घूम रही है। इस गोल घूमने वाली सड़क पे एक पार्टिकल मास m का वेलोसिटी v से जा रहा है, जाने दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि ये पार्टिकल इस सेंटर के क्रॉस, जो कि रेडियस r का पाथ है, उसके क्रॉस v स्क्वायर बाई r से चल रहा है। तो इस बॉडी का ये वेलोसिटी v से चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो निश्चित रूप से इस सड़क के सेंटर की ओर हमें एक फोर्स चाहिए। कौन सी फोर्स है भैया? अगर इस चीज को हम ऊपर से देखें तो ये रहा n और ये रहा mg, तो इधर कौन सी फोर्स है? क्योंकि सेंटर की ओर एक्सेलरेशन है, आप इस बात को जान लें कि सेंटर की ओर एक्सेलरेशन है। जब आप सड़क पे चलते हैं और घूमते हैं तो द मोमेंट यू टर्न यू मेक अ सर्कुलर मोशन। तो जब टर्न करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास सेंटर की ओर एक फोर्स चाहिए।
कौन है फोर्स, N ऊपर है, mg नीचे है, तो साइड में कौन सी फोर्स है? आपको मैंने याद दिलाया है कि टेंजेंशियल में सिर्फ एक ही फोर्स होती है, फ्रिक्शन, जो कि अवेलेबल होती है। और बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब मैं घूमता हूं सड़क पे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, ये फ्रिक्शन कभी नहीं बताएगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होता है? अब सोचिए, आपने खुद कहा कि आप घूम रहे हैं, तो आप घूम रहे हैं तो आपको सेंटर की ओर, सड़क के सेंटर की ओर एक फोर्स चाहिए। कौन सा फोर्स हो सकता है? एकमात्र फोर्स कौन अवेलेबल है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किधर की ओर होगा? अंदर की ओर। फ्रिक्शन अंदर की ओर होगा क्योंकि उसकी जरूरत उधर ही है। फ्रिक्शन उधर ही होगा जिधर उसकी जरूरत है। तो याद रखिए कि इस मामले में नॉर्मल यहां, mg यहां, तो फ्रिक्शन किधर होगा? इधर होगा कि इधर होगा? इधर ना एक्सेलरेशन है बॉडी का, तो निश्चित रूप से एकमात्र फोर्स जो बचा है वो फ्रिक्शन इधर की ओर ही होगा, कोई शक नहीं। चलिए आइए इसका इक्वेशन लिख दें। N बराबर mg, फ्रिक्शन मैक्स बराबर होगा म्यू mg। ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, इससे कम भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, अगर फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बता रहा हूं आपको। अब आगे लिखिए Fr इक्वल टू ma। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को? फ्रिक्शन का एक्चुअल वैल्यू, ये मैं म्यू mg नहीं लिख रहा, म्यू mg मैक्सिमम वैल्यू है। तो Fr का वैल्यू है mv स्क्वायर बाई आर, ये फ्रिक्शन का वैल्यू होगा। तो जनरली फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जब आप यूज कीजिएगा तो निश्चित रूप से यहां वेलोसिटी का भी मैक्सिमम वैल्यू हम यूज करेंगे। गौर कीजिएगा बातों को। इसलिए अगर इसको हम काटेंगे, म्यू mg लिखेंगे तो हम mm काट देंगे और v मैक्स का फॉर्मूला आएगा म्यू rg रूट। ध्यान दीजिएगा, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी इस पाथ पे इतनी हो सकती है। अगर आपकी वेलोसिटी इतनी है तो आपको फोर्स की जरूरत होगी इतनी। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप गोल घूमते हैं तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कितना? mv स्क्वायर बाई आर। ध्यान दीजिएगा, मेरे सर कहते थे ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहने के बजाय हमेशा बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, इट्स ए रिक्वायर्ड फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कितना? mv स्क्वायर बाई आर। अवेलेबल कितना है? तो ये मैक्सिमम कितना अवेलेबल है? म्यू n। इसलिए आप तभी तक सर्कुलर टर्न ले सकते हैं जब तक आपका रिक्वायरमेंट म्यू n से कम हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट म्यू n ही उपलब्ध है। तो अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर mv स्क्वायर बाई आर म्यू n से कम है तो फर्स्ट क्लास है, आप सर्कुलर मोशन कंटिन्यू कीजिए। आप सर्कुलर मोशन कंटिन्यू कर सकते हैं और ऐसे केस में फ्रिक्शन का वैल्यू होगा mv स्क्वायर बाई आर अंदर की ओर। आप सर्कुलर मोशन कंटिन्यू कर सकते हैं, चलती है गाड़ी आपकी। लेकिन अगर इफ वेलोसिटी इज मोर देन दिस, कितना? इससे ज्यादा आ जाएगा, इससे ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी तो mv स्क्वायर बाई आर ये ज्यादा हो जाएगा म्यू n से। यानी जरूरत है इतनी और अवेलेबल है उतना, तो जितना फ्रिक्शन है उतने फ्रिक्शन में आप इतना सर्कुलर मोशन कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए था, तो फ्रिक्शन तो ज्यादा है नहीं, तो ऐसे केस में आपका ये सर्कुलर मोशन नहीं चलेगा। इस वेलोसिटी से ज्यादा अगर वेलोसिटी लेंगे तो आप इस रेडियस पे नहीं चल सकते, क्योंकि उस रेडियस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो इससे ज्यादा होगा, म्यू n से ज्यादा हो जाएगा। तब ऐसे में बॉडी क्या करेगी? ऐसे में तो बॉडी स्किड कर जाएगी, यानी फिसल जाएगी। आप जानते हैं व्हेन फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट स्लिप, स्किड करेंगे। किधर स्किड करेंगे? अंदर कि बाहर? ध्यान दीजिए कि फ्रिक्शन में बॉडी स्किड करेगी, परंतु जैसे ही स्किड करेगी तो बॉडी को फिर से उस तरफ जाना है जहां स्किडिंग ना हो। तो ध्यान दीजिए कि बॉडी स्किड करेगी तो किधर? तो जाहिर है कि बॉडी स्किड करेगी बाहर। अब क्वेश्चन है क्यों? बाहर जब बॉडी जाएगी तो आर का वैल्यू बढ़ेगा। आर का वैल्यू बढ़ने से सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड घट जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू घटेगा
और जब ये म्यू के बराबर हो जाएगा तो उस रेडियस पे फिर से आप चालू हो जाएंगे। तो एक नए रेडियस पर जहां पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स दिस म्यू के बराबर हो जाएगा, फिर से आप वहां एक सर्कुलर मोशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए याद रखें कि अगर आप कभी तेज मोड़ेंगे अपनी साइकिल को या अपनी बाइक को या अपनी कार को तो आप स्किड कर जाएंगे। जरूरत से ज्यादा तेज मोड़ेंगे तो यही होगा। एक खास लिमिट है, 0 से इस वेलोसिटी तक अगर आप मोड़िएगा तो आप बच जाइएगा। इससे ज्यादा अगर आपने वेलोसिटी ले ली घूमते समय तो आपका फ्रिक्शन आपको नहीं घुमा सकेगा और तब ऐसे में बॉडी स्किड करेगी बाहर की ओर। स्किड करने से क्या होता है कि रेडियस बढ़ जाता है, नया पाथ मिलता है। उस नए पाथ पे सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड कम हो जाएगा, वो इतना कम हो जाएगा कि म्यू एन आपको ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकेगा और तब आप एक नए बढ़े हुए रेडियस पे अपने उस सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल डिस्कशन था और ये डिस्कशन काफी लंबा हो रहा है। वीडियो 45 मिनट से ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रोक दूंगा। इस डिस्कशन को यानी सड़कों पे चलने में फ्रिक्शन का जो यूज है गोल घूमने में, उस चीज को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इतने भी अच्छे सवाल आते हैं इसके ऊपर में जनरली सड़कों पे जो मोशन होता है उनके ऊपर में आते हैं। हम लोगों ने ओवरऑल सीखा है कि अगर हम सड़क पे चल रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं तो आपको फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सड़क पे एक्सेलरेट कर रहे हैं तो आपको फ्रिक्शन की जरूरत है और फ्रिक्शन ही आपको एक्सेलरेट करता है। और कितना आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है, मैंने आपको बताया था म्यू जी। कितना मैक्सिमम रिटार्डेशन हो सकता है, म्यू जी। अब आपको मैंने बताया कि अगर आप सड़क पे घूम रहे हैं तो वहां भी फ्रिक्शन है और घूमते समय फ्रिक्शन अगर नहीं होगा घूमना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चिकनी सड़क पे आप नहीं घूम सकते हैं, आपको हमेशा एक रफ ग्राउंड चाहिए, म्यू एन फोर्स चाहिए, वो भी सेंटर की ओर चाहिए ताकि आप घूमेंगे। तो जब भी आप टर्न करते हैं याद रखिएगा फ्रिक्शन ही आपको सर्कुलर मोशन या टर्न दिलवाता है और ये फ्रिक्शन का डिस्कशन रहेगा। याद रखिए ऑब्जेक्टिव सवालों में फ्रिक्शन का एक्चुअल वैल्यू पूछ देता है, एक्चुअल वैल्यू पूछ देगा। इसलिए याद रखिएगा पहले आप एन कैलकुलेट कीजिएगा, फिर एफ आर मैक्स कैलकुलेट कीजिएगा, ये कैलकुलेट कीजिएगा और तब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए वो भी कैलकुलेट कीजिएगा। जब ये दोनों मिल जाएंगे तब देखिएगा कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इससे कम है। तो अगर फ्रिक्शन इससे अगर कम है ये तो फ्रिक्शन का वैल्यू इतना ना होके इतना ही रहेगा। इसलिए याद रखिएगा फ्रिक्शन कितना है ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है और उसमें स्टूडेंट्स हमेशा म्यू mg लिख देते हैं। अक्सर मैंने देखा है गलती करते हुए, ये गलत करते हैं। मैं आपको डे 1 से कह रहा हूं फ्रिक्शन के लिए फ्रिक्शन मैक्स पता कीजिए और तब कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना स्लिपिंग करने वाला फोर्स है, उस चीज को तय कीजिए। तब आप डिसाइड कीजिए कि फ्रिक्शन एक्चुअली कितना होगा और स्लिपिंग किधर की ओर होगी। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जो भी जरूरतमंद हो आपके आसपास के, जो गरीब बच्चे हों या जो भटके हुए बच्चे हों जिनको समझ में नहीं आ रही फिजिक्स, उनको आप इन वीडियोस का लिंक दे दें। थैंक यू।